अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। इमरान हसन एक दो दिन हमें कुछ ज्वाइन नहीं करेंगे अपनी निजी मसरूफियात की वजह से, लेकिन आपका और मेरा साथ रहेगा। उम्मीद करेंगे कि अच्छा गुजरे। और आज सुबह अच्छी खबरें हैं मेरे पास, बहुत सारी बहुत सारी नहीं। शुरू में जी पेट्रोल के हवाले से, जब भी हमने आपको पेट्रोल की खबर दी है वो हमने यही किया कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन पेट्रोल की कीमतों में बड़ी कमी देखने में आई है। 40 रुपए, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमतों में 15 रुपए फी लीटर तक कमी कर दी गई है। नई कीमतों का इतलाक जी रात 12 बजे से हो चुका है। अगर आप सुबह उठे हैं, आपको पेट्रोल या फ्यूल अपनी गाड़ी में भरवाना है तो आपको 40 रुपए कम मिलेगा। नई कीमतें जी अगले 15 रोज तक लागू रहेंगी। वजारत खजाना की जानिब से ऐलान करदा जो कीमतें हैं, इसके मुताबिक पेट्रोल की नई कीमत 283 रुपए 38 पैसे फी लीटर, जबकि हाई स्पीड डीजल की जो नई कीमत है 300 रुपए 3 रुपए और 18 पैसे फी लीटर मुकर्रर हो गई है। जो मट्टी का तेल है और लाइट डीजल है, उसकी ऑयल की कीमतों में भी कमी की वाकया हुई है। इसके साथ साथ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और डीलर्स के मार्जिन में इजाफा किया गया है। सो ओवरऑल जी अच्छी खबर है। पेट्रोल प्राइसेस में एक अच्छा डिक्रीज आया देखने में, और अल्लाह करे ये डिक्रीज 15 दिनों के बाद और हो जाए और हमारे लिए कुछ और मजीद बेहतरी की खबर आती रहे। सुबह जहां मैंने आपको अच्छी खबर दी है पेट्रोल की प्राइसेस कम होने के हवाले से, तो अगर आप लाहौर में हैं, कराची में है या गिरदोनवा में है, तो अगर आपने आंख खोली है तो लाहौर में सबसे हल्की फुल्की बारिश हो रही है। इनफैक्ट रात से जो काली घटाएं वो आपको नजर आ रही है। उकाड़ा की बात की जाए, चीचावतनी की बात की जाए, शुजाबाद की बात की जाए, चिश्तियां, भक्कर, नूरपुर, थल में भी बारिश हुई है। बाज मकामात पर यालाबारी भी हुई है। कराची में जी रात गए कई इलाकों में हल्की बारिश हुई। वैसे कराची वालों पे बेचारों पे कभी कभी मुझे होता है कि बारिश आती है एंजॉय करने की बजाय कभी उनको बिजली का मसला हो जाता है, कभी पानी खड़ा होने का मसला हो जाता है, एंजॉय भी नहीं सही से कर सकते। लेकिन बहुत सारे कराचीइट्स ने बारिश को एंजॉय किया है। और कल इंटरेस्टिंग बात थी कि जी जहान भर में मैं परेशान हूँ कि एयरपोर्ट्स पे जो बिजली का निज़ाम है, ओवरऑल सिस्टम है, इतना बेहतर होता है। कराची के एयरपोर्ट पे जी लाइट चली गई माशाल्लाह। कल बारिश हुई और हवाएं चली और बिजली का जो तरसीली निज़ाम है वो इतना बुरी तरह से मुतासर हुआ कि वहाँ एयरपोर्ट के ऊपर आप ये देख सकते हैं मनाजिर कि लोग इधर उधर भागते फिर रहे थे, क्योंकि एयरपोर्ट पे नाजरीन लाइट नहीं थी। आप सोचें कि आपकी फ्लाइट छोड़ रही है, डार्ट सिस्टम है और आपके एयरपोर्ट पे लाइट नहीं है। ये सिर्फ कराची और पाकिस्तान में हो सकता है, लेकिन आई होप कि एवरीवन इज सेफ। और ये जो बारिश का मामला है ये आप इंजॉय करें। ये बारिश रहमत की बारिश हो, जहमत की बारिश किसी के लिए ना हो। आगे बढ़ते हैं जी, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की बात करेंगे। गुस्सा अपनी जगह लेकिन आगे के लिए हम जो होपफुल हैं वो अपनी जगह इसलिए है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को खुसूसी तैयारी के जरिए अहमदाबाद से बेंगलोर पहुंचा दिया गया है। आपको पता है कि इंडिया के अंदर आईसीसी वर्ल्ड कप हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान का जो अगला मैच है भारतीय शहर बेंगलोर में होगा। और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अब तक 3 में से 2 मैचेस जीत चुका है, जबकि अगला मैच जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होगा, जो कि 20 अक्टूबर को होगा। सो टीम के हवाले से, और कल बाबर आजम की बर्थडे भी थी, इस पर भी हमने बात करनी आगे इन डिटेल। और हमारे जो कल ये आप विजुअल देख सकते हैं, किंग आजम की बर्थडे के केक काटे गए वहाँ पे जी। सारी टीम ने उनको वेलकम भी किया। जब वो बेंगलोर पहुंचे वहाँ पे उनकी बर्थडे का केक था। बहुत सारे स्टार्स ने उनको विश किया, इंटरनेशनल स्टार्स ने उनको विश किया। कल हम ट्विटर पे देख रहे थे। सो अ वेरी हैप्पी बिलेटेड बर्थडे टू बाबर आजम। हमारा कल शो नहीं था वरना हम जरूर विश करते। ये विजुअल्स आप देख सकते हैं, ये टीम की आपस की जो बॉन्डिंग है ये बड़ी अच्छी और ज़बरदस्त लगती है। पाकिस्तानी टीम का जो अगला मैच है वो बेंगलोर में होगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। इससे पहले आपको पता है इंडिया के साथ हमारा मैच था, उस पर मैं बिल्कुल अभी कोई तज्जिया नहीं दूंगी। आगे जाके इस पर डिटेल हमने बात करनी है कि इंडिया से मैच में जो हारे हैं क्या वजूहत हैं, अगले मैचेस में हमें किस तरह से अपनी कारकर्दगी को बेहतर करना है। इसमें हमारे सीनियर जो तज्जाकार हैं वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। आगे बढ़ेंगे जी। और कल वर्ल्ड कप की बात कर ले। पहला अपसेट में आपको बताना कैसे भूल सकती हूँ, कल नाजरीन और हाजरीन इंग्लैंड और अफगानिस्तान का मैच था। अफगानिस्तान जो कि दफाई चैंपियन है, उसने इंग्लैंड को ये कह लें कि वन साइडेड मुकाबले में 69 रन से शिकस्त दे दी। और कल नो डाउट अफगानिस्तान की जो टीम है उन्होंने बहुत अच्छा खेला। उनकी जो बॉलिंग थी, उनकी जो फील्डिंग थी बहुत ज़बरदस्त। और ये कल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, बहुत सारे लोगों की उम्मीदें ये थी कि इंग्लैंड ये मैच जीतेगा, लेकिन अफगानिस्तान ने एक बहुत बड़ा अपसेट किया है, क्योंकि इंग्लैंड इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम इन वर्ल्ड कप। लेकिन कल जिस तरह से बैटिंग लाइन ठक ठक करके 215
15 रन पे इंग्लैंड की टीम वाज ऑल आउट एंड इट वाज अ बिग अपसेट फॉर इंग्लैंड, नो डाउट। अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, इस पे भी हमने बात करनी है आपको। तो क्रिकेट पे हम बार बार बात करते रहते हैं ऑन एंड ऑफ, लेकिन चूंकि हम इंटरनेशनल अरीना पे भी कुछ बहुत अच्छी खबरें नहीं है, हम गजा में जो बात कर रहे हैं वाकयात और हालात, उसके हवाले पे इन डिटेल बात करते हैं। हमारे साथ मशरिक़ वस्ता अमूर के माहिर भी हमें ज्वाइन करेंगे आज की बड़ी खबर में। जी, बात करेंगे कुछ फ़लस्तीन के हवाले से। तो इसमें काबिज़ इस्राएली फोर्सेस का मजलूम फ़लस्तीनियों पर बर्बरियत का सिलसिला ना रुक सका। 10 रोज से जी ये जारी बमबारी से 3000 से जायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं और ज़ख्मियों की तादाद के हवाले से भी बात की जाए तो 9000 से जायद हो गई है। दूसरी जानब जी इसराइली फौज 69 फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी पर उतर आई है। गजा पर फ़िज़ाई हमलों के बाद फ़लस्तीनियों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन में फ़िज़ा, ज़मीन और समंदर से हमले की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसराइल ने एक बार फिर शुमाली गजा के रिहायशियों को इलाका छोड़ने की धमकी दी है और इसराइली फौज के तर्जुमान का कहना है कि शुमाली गजा में अहम फौजी सरगर्मियां होने वाली हैं। इसराइली वजीर आजम के हवाले से बात भी करें, नेतन्याहू साहब वो कह चुके हैं कि गजा में जंग का अगला मरहला आ रहा है जिसमें गजा पर जमीनी हमला मुतवक्के है। इसराइल ने फलस्तीनियों को शुमाली गजा से भी महफूज इनखला की अपनी ही डेडलाइन को रौंद डाला और 69 फलस्तीनियों के काफिलों पर जो है वो बमबारी करके 250 से जायद फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया, जबकि इस्लामाबाद का जो फौज है सियोनी फौज उसकी मौजूदगी में आम फलस्तीनियों को भी गोलियां मारकर शहीद कर रहे हैं। अब तक 4 लाख से जायद फलस्तीनी अपना घर बार छोड़ चुके हैं। शुमाली गजा से 11 लाख फलस्तीनियों को बेघर करने के अल्टीमेटम पर आलमी इदारा सेहत ने भी इसराइल को आड़े हाथों लिया और कहा कि अस्पतालों में मौजूद मरीजों को नकल मकानी पर मजबूर करना मौत की सजा होगी। जवाब में हमास ने भी इसराइल को वार्निंग दी है और जमीनी कार्रवाई से खबरदार करते हुए तैयारियों की वीडियो भी जारी की है। वीडियो में हमास मुजाहिदीन को टैंकों को निशाना बनाते हुए दिखाया गया है, जबकि अमेरिका ने इसराइल फलस्तीन तनाज़े पर चीन से मदद मांगी है। अमेरिकन वजीर खारजा जो एंटनी ब्लिंकन ने इनका चीनी वजीर खारजा से राब्ता हुआ है और इसराइल फलस्तीन तनाज़ा बड़ी जंग में तब्दील होने से रोकने में चीन से ताउन की अपील की भी साथ की गई है। चीनी वजीर खारजा ने जो फौरी बैन अल-अक़वामी अमन कॉन्फ्रेंस है उसके इनेकाद का मुतालबा किया है और चीनी वजीर खारजा ने यह भी कहा है कि इसराइल फलस्तीन तनाज़ा काबू से बाहर निकलने का खदशा है। पाकिस्तान ने जी अपना मौक़िफ़ भी आगे रखा है और गजा का जो मुहासरा फौरी तौर पर खत्म करने का मुतालबा भी किया है। निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जलाली साहब ने कहा कि गजा पर जो इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत करते हैं पाकिस्तान और इसराइली मजलूम फलस्तीनी अवाम की जो नस्लकुशी कर रहे हैं, चाहे वो मासूम बच्चे हों, खवातीन हों, बड़ी तादाद में फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। जबकि गजा में इंसानी इमदाद के लिए अक़वाम मुत्तहिदा से राबते में है और साथ साथ इसराइल के हवाले से अगर बात करें तो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों का एहतराम करे, ये भी पाकिस्तान ने मुतालबा किया है। फलस्तीन के मामले पर जी OIC का हम इजलास होने जा रहा है। दूसरी जानिब अमेरिकन और वजीर खारजा 6 अरब ममालिक के जो दौरे पर हैं और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से उन्होंने मुलाकात की है। उस दौरे के क्या मकासद हैं, क्या मशरिक़ वस्ता के अंदर ये जो मामला हो रहा है फलस्तीन और इसराइल का, इसमें क्या बेहतरी आ सकती है और ये जो मामला है इस पर आलमी बरादरी को मजीद क्या एफिशिएंटली काम करने की जरूरत है, इसी पे बात करेंगे। मंसूर जाफर साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर मशरिक़ वस्ता हैं, उनसे मैं खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपने में ज्वाइन किया। निहायत ही अफसोसनाक, बहुत ही दिल दहला देने वाली सूरत हाल है इस वक्त फ़लस्तीन के अंदर और उसके हवाले से जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। अभी हम ज़रूर चाहेंगे कि आपके पास भी जो अपडेट्स हैं वहाँ पर दो कि हमें इंटरनेशनल मीडिया पर जो खबरें आ रही हैं वो हम सब जानते ही हैं, लेकिन स्टिल हम चाहेंगे अगर आपके पास इस हवाले से कोई ऐसी मजीद अपडेट्स हैं आप हमारे से शेयर कीजिएगा, देन फर्दर हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। यकीनन ये जो कैजुअलिटी फिगर आपने अपडेट किया है अपने नाजरीन को और सामीन को, वही इस वक्त जो है लेटेस्ट है। लेकिन रात जो है इसराइल की तरफ से बार बार ये मुतालबा सामने आता रहा कि गजा के अंदर तकरीबन 21 हॉस्पिटल हैं इस वक्त, उनको वैकेट करने के हवाले से बातें आती हैं। लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है उसने थोड़ा सा मोमेंटम पकड़ा है और जिस अंदाज से अमेरिकन वज़ीर ख़ारजा जो है वो खित्ते का दौरा कर रहे हैं और उनकी जो इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन 2 मुल्क थे, सऊदी अरब और मिस्र, तो वहाँ पे दोनों में उन्हें जो है सऊदी अरब का भी और मिस्र का भी बड़ा टफ मौक़िफ़ जो है, ये स्टांस शायद उनके लिए पहली बार हो कि मिस्र सदर ने उनके सामने ये बात कही है कि आप अपना जो राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस है
उसकी अब हदूद क्रॉस करते जा रहे हैं और एक लिहाज से इंसानियत और एक वॉर क्राइम जो है इस वक्त अब कमिट कर रहे हैं गजा के अंदर या फलस्तीन के अंदर। मैं समझता हूँ ये बातें उनके इत्तेहादियों की तरफ से, खासतौर पर सऊदी वलीअहद ने भी जो टोक अंदाज में जिस तरीके से गजा पर होने वाली जो बमबारी है और जो वहाँ पे एक नाकाबंदी की कैफियत है उसके फौरी खात्मे का मुतालबा किया है। यकीनन इस वक्त जो है आलमी बिरादरी की जो तवज्जो, खासतौर पे जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स बॉडीज हैं, यूनाइटेड नेशंस हैं, वो तमाम के तमाम गजा के मुहासरा खोलने के हवाले से मुतालबात कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी तादाद में जो काफिले हैं वो मिस्र का जो इलाका अल अरेश है, वहाँ पे जो एयरपोर्ट है वहाँ पे इमदादी फ्लाइट जो है वो लैंड होना शुरू हो गई हैं। अब वो मुतासरा इलाके तक पहुँचाना जो है वो एक कार्य दायरे है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने ये इंदिया दिया है कि उनके ये जो इमदाद जो है अक़वाम मुत्तहिदा के वर्कर्स के जरिए जो है पहुँचाई जा सकती है, क्योंकि माजी में भी आपको याद होगा कि इसी नौइयत की जंगें जो है इसराइल ने गजा पर मुसल्लत रखी, जिसमें 55 दिन तक चली थी। उस दौरान भी जो रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन का काम होता है, तो हमेशा से जिस तरीके से आज हमास जो है उनके हमास पर सवार है, उस दौरान भी हमास जो है उनका टारगेट होती थी और उनकी ये कोशिश होती थी कि कोई इमदाद जो है वो इनके हाथों वहाँ तकसीम ना हो, ताकि जो अवाम उनके साथ एक कॉन्फिडेंस का ताल्लुक है और वो वहाँ उनको एतमाद देते हैं अपने वोट का, हेल्थ का, तो वो ना जाए। तो एक लिहाज से इस वक्त हमास को आइसोलेट करने के हवाले से अमरीकी एजेंडा जो है वो हमें बिल्कुल टॉप ऑफ द लिस्ट नजर आता है। और इसमें मुझे अफसोस से ये बात कहना पड़ रही है कि फलस्तीनी सदर जो है वो बजाय ये कि इस वक्त एक फलस्तीनी कौम के सदर के तौर पे अपने आप को जाहिर करे, खुद को हमास का सदर भी जाहिर करे, वो इस वक्त जो है वो अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाते हुए हमास के खिलाफ अपना वो सियासी एजेंडा के जिसे वो 2006 के इलेक्शन में भी पूरा करने में नाकाम रहे और उसके बाद जब से वो बिला शिरकत गैर इस फलस्तीन के सदर हैं, उस दौरान भी उन्होंने गजा स्ट्रिप की बहाली के लिए या गजा के इलाके में किसी किस्म की कोई अपनी जो सरकारी जिम्मेदारियां हैं, जो जिम्मेदारियां वो पूरी करने में नाकाम रहे। यही वजह है ये इलाका बिल्कुल जो मेन स्ट्रीम पैलेस्टीनियन था लैंड था उससे कट गया और उसके नतीजे में यहाँ पे फलस्तीनियों के अंदर जो है महरूमी का जज्बा, खासतौर पे वहाँ जो मज़ाहमती तहरीक है उसकी तरफ से इंतहाई इक़दाम हमें देखने को मिला। उन्होंने जब अपने आप को 15 साल से मुहासरे में देखा, फिर इसी तरीके से इंटरनेशनल आइसोलेशन उनको अलग से शिकार थी और तमाम बैंकिंग चैनल्स उनके लिए बंद हैं, तमाम जो वो कानूनी रास्ते हैं अपनी बात को, अपने काज को प्रोपोगेट करने के तमाम के तमाम जब बंद कर दिए गए, फलस्तीनियों ने तंग आमद जंग आमद के मिस्ताक जो है ये 7 अक्टूबर को खिताब किया। अदरवाइज उन्हें भी अपनी जान अजीज है, उन्हें भी अपने बुजुर्गों जो माँ बहनों की उतना ही फिक्र है जितनी इस वक्त अमेरिका को या खित्ते के दीगर ममालिक शो कर रहे हैं। अगर यही फिक्र और यही तवज्जो जो है उन्होंने इस गजा जंग शुरू होने से पहले की होती तो खासतौर पे तो यकीनन इतना बड़ा डिजास्टर था कि अब मंसूर साहब, अभी आपने खुद भी बात की, अभी अमेरिका को आपने देखा और हमने देखा है बहुत खुलेआम उन्होंने इजराइल की हिमायत भी की है और जितने भी यूरोपीय ममालिक की हम बात करें बहुत खुलकर ये इंसानी हकूक़ के अलंबरदार बनते हैं और इसके इंसानी ह्यूमन राइट्स की बहुत बढ़ चढ़ के बात करते हैं, उनकी सोसाइटीज़ इस पर बेस करती हैं। लेकिन जो फ़लस्तीन के अंदर अभी हम ये मामला देख रहे हैं ये अभी कोई नया नहीं है, कितने सालों से फ़लस्तीनी इन ह्यूमन राइट्स की वॉल्यूशन होते हुए देख रहे हैं। जिस तरह से बच्चों को, खवातीन को निशाना बनाया जाता है, खुलेआम उन पर तशद्दुद किया जाता है, उनको मारा जाता है, शहीद किया जाता है। अब तो ये जो अब इतने ये जो मगरबी ममालिक हैं, चाहे वो अमेरिका है, दीगर है, बड़ा खुल के जो इजराइल की हमायत कर रहे हैं, क्या इनको ये मनाजर नजर नहीं आते जो इंसानी हकूक की, ह्यूमन राइट्स की जो वहां पे वॉयलेशन हो रही है और जिस तरह से अभी भी वहां पे बमबारी की जा रही है, हॉस्पिटल्स के अंदर सूरत हाल इतनी खतरनाक है। और कल तो कैनेडियन वजीर आजम ने भी कहा है कि वहां पे जो इमदाद भेजी गई है वो इमदाद लोगों तक पहुंचने ही नहीं दी जा रही। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं यहाँ पे एक दो चीजों को और इशारा करना चाहूंगा कि एक तो जो फ्री वर्ल्ड जिसे हम कहते हैं, आज़ादी पसंद या इंसाफ पसंद अक़वाम जो हैं, उनका रवैया तो यकीनन वो यूरोपीय यूनियन की शक्ल में हो या अमेरिका या बरतानिया की शक्ल में हो, वो हमारे सामने है। बरतानिया ने तो जो वहाँ पे फलस्तीनी डायस्पोरा है उनके यहाँ आबाद, उनके मुजाहिरों में फलस्तीनी परचम तक ले जाने पर पाबंदी आयद कर दी है। फलस्तीनी परचम तो कौम की अलामत है, वो कोई हमास की अलामत तो नहीं है। फिर इसी तरीके से जो सोशल मीडिया पे हमें इस वक्त एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, डाइकोटमी नजर आती है। तो सोशल मीडिया पे वो तमाम पोस्ट, वो तमाम चीजें जो फलस्तीनियों के खिलाफ होने वाले मजालम जो है
इसराइली मज़ालिम उनको आश्कार करती हैं, वो पेजेस बंद किए जा रहे हैं, ब्लॉक किए जा रहे हैं मंसूर साहब वो पेजेस। जी, दूसरा इंडिविजुअल्स की जो मुख्तलिफ एक्सेस है, जो फैसिलिटीज हैं, वो लिमिट की जा रही हैं। तो मैं समझता हूँ एक तरफ तो हम कहते हैं कि जी तमाम पीसफुल ज़राए इख्तियार करने चाहिए अपने काज को प्रमोट करने के, तो जब आप उनकी आवाज़ को इस हद तक दबाएंगे कि साइबर स्पेस में भी उनके लिए सांस लेना या अपनी बात कहना या अपना मौक़िफ़ बयान करना जो है वो नामुमकिन बनाएंगे, तो फिर उसके बाद वो साइबर स्पेस सिक्योरिटी को ब्रीच करते हुए मुख्तलिफ साइट्स को हैक करेंगे और वहाँ पे जो सबरदस्त एक्टिविटीज करेंगे, आपको पूरा बैंकिंग सिस्टम बैठ जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है कम से कम जो लोग फ़लस्तीनियों के साथ, खासतौर पर गजा के लोगों के साथ इज़हार यकजहती करना चाह रहे हैं, उनको सड़कों पे भी पीसफुल प्रोटेस्ट की इजाज़त होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इस मामले में यकीनन मुस्लिम दुनिया में उसने बड़ा एक लीडिंग किरदार अदा किया है। हमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में कल पिछले जुमे तमाम जो है बड़े बड़े जो मुजाहरे देखने को मिल रहे हैं और फ़लस्तीनियों को इससे बड़ी तक़वियत मिलती है। ये कहा जाता है कि जी फ़लस्तीनियों को इससे क्या फ़ायदा होगा, फ़लस्तीनियों को इससे वही फ़ायदा होगा कि जो इसराइली जो उनके वज़ीर ख़ारजा थे, जंग के 72 घंटे बाद उनके तल अवीव लैंड करने पे जो उनका मोरल बूस्टिंग हुई है और जिस तरीके से उन्होंने पूरे खत्ते का एक हंगामी दौरा किया है, तो ये इक़दाम बुनियादी तौर पे हमें मुस्लिम हुक्मरानों की तरफ से देखने चाहिए थे। लेकिन उसकी बात है कि फ़लस्तीनी सदर जो है वो गजा स्ट्रिप तो आना दरकिनार है, वो तो मगरबी किनारे जहाँ के वो सदर है रामल्ला हेडक्वार्टर छोड़ के जो है वो गुर्दन जा बैठे और ये जो गैर मुल्की बंदोबीन आ रहे हैं उनसे वहाँ मुलाकातें कर रहे हैं। ऐसे में आप फ़लस्तीनियों को ओनरशिप तो खुद देने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर उसके बाद आप बैठ के इस जंग के माहौल में अपना सियासी एजेंडा जो है वो प्रमोट करते हैं। तो ये मैं समझता हूँ इंतहाई शर्मनाक इक़दाम है, इसकी भी हम मजम्मत कर सकते कम है इस फ़लस्तीनियों के। जी सॉरी मंसूर साहब, मैं आपको इसलिए इंटरप्ट कर रही हूँ, आपने भी खुद भी कहा कि ये पूरी दुनिया में ऑब्वियसली हम सड़कों पे एहतजाज देख रहे हैं, दीगर मामला पे देख रहे हैं। सऊदी अरब की आपने बात की कि बड़ा उन्होंने क्लियर स्टैंड दिया है, चाइना भी इस हवाले से बहुत क्लियर है, लेकिन अब इस तमाम तर मसले का ये जिसको हम कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से भी हम कुछ रिपोर्ट्स भी देख रहे थे इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर कि अब इसराइल जिस तरह ज़मीनी ऑपरेशन की या समंदर के जरिए या फ़िज़ाई ऑपरेशन की तैयारियां कर रहा है इस मज़ीद फ़लस्तीनियों को नुकसान पहुंचाने के लिए, इस पर आप कोई सीज़ फायर या दीगर चीज़ों को सॉर्ट करने की जानिब ले जाने के लिए आप क्या समझते हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो, चीन हो या दीगर ममालिक हो, इनका रोल कितना इंपॉर्टेंट बनता है? क्योंकि इसराइल तो हमेशा से इन तमाम तर आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करता आ रहा है, अगर उनका पहले असर नहीं हुआ तो अब वो किस तरह से इस सारी सूरत हाल पे इसको इम्पैक्टफुल बनाने के लिए रोल प्ले कर सकते हैं दीगर ममालिक? देखिए जी, यही असल सबसे बड़ा अलमिया है कि अमेरिका जो है वो कहने को तो हम उसको जो इसराइल जो है वो कहने को तो अमेरिका की इस मशरक़ वस्ता में एक आउटपोस्ट है, उन्हीं के मफादात तहफ़्फ़ुज़ और बरतानिया का जो इस्तेमारी एजेंडा है उसको प्रमोट करने के लिए ये मुसलमानों के सरजमीन पे ये जो है खंजर खोपा गया था। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो वहाँ पे इंतहा पसंद हुकूमत है, जो दाएं बाजू की तर्जुमान है और नेतन्याहू उसके हाथ में असीर हैं, तो वो कभी भी जो है जो मामलात फ़लस्तीन के पीसफुल हल के सलूशन के लिए ज़रूरी हैं वो उस पर राज़ी नहीं होंगे, क्योंकि माजी में होने वाले जितने अमन माहिदात हैं, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपके नाज़रीन को यहूदियों की तारीख के हवाले से बताना चाहूँगा कि ये मुसल्लमा तौर पे बदअहद कौम है। ये जो भी अपना एग्रीमेंट करती है, जो भी अपना माहिदा करती है, ये उसको ब्रेच करती है। और उसकी ताज़ा तरीन मिसाल आपके सामने ये जो इन्होंने लोगों को शुमाल से जनूब की तरफ रिलोकेट करने के बारे में वार्निंग दी थी, जब मजबूर लोगों ने उन वार्निंग पे अमल दरामद शुरू किया तो उनके काफिलों पे जो है बमबारी की गई। तो ऐसे इनकी किस बात पे कौन यकीन करेगा? मैं समझता हूँ कि इस वक्त इसराइल जो है जिस अंदाज से उसने अपना मूड बनाया है वो सिर्फ और सिर्फ ताकत की जुबान समझता है, और उसके खिलाफ जो 7 अक्टूबर का एग्जाम था वो इंतहाई जस्टिफाइबल इस हवाले से हो जाता है कि आप जब तमाम मुज़ाकरात, तमाम माहिदात, तमाम पीस एफर्ट्स जो हैं उन पर कान धरने के लिए तैयार नहीं होते, तो फिर आपका इलाज जो है यही जिहाद है और यही तरीका है जिसके जरिए ताकत के जोर से ही चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया जाफर साहब, बहुत शुक्रिया मंसूर जाफर साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया। ये अफसोसनाक सूरत हाल है जी, फ़लस्तीन और इसराइल के हवाले से जो हम बात कर रहे हैं, जंगबंदी के लिए मुख्तलिफ ममालिक अपना रोल जहाँ प्ले करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसराइल किसी भी चीज़ की पासदारी करने को तैयार नहीं है, चाहे वो एग्रीमेंट्स हो, आलमी कवानीन हो। अब इस मामले का कोई ना कोई हल तो निकलना चाहिए, क्योंकि इस सारी
सूरत हाल में जो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं वो ख़वातीन और बच्चे हैं, जिन पर तशद्दुद किया जा रहा है, बमबारी की जा रही है, ज़मीनी ऑपरेशन की तैयारी हो रही है, जहाँ पर ये बहुत सारे नुकसानात होंगे। और बच्चों के हवाले से जो हम वीडियोज़ देख रहे हैं, ऐसी दिल दहला देने वाली वीडियोज़ हैं कि आप इमेजिन, ज़ाहिर है सोशल मीडिया पर वो सारी चीज़ें अवेलेबल है। अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों की मुश्किल को आसान करे और इजराइल के जो मामलात हैं इनको बेहतर करने की तौफीक दे, हिदायत दे। इसी पे जी आगे बढ़ेंगे और मजीद भी हम इस पे मजीद जो अपडेट्स आती रहेंगी आपको अपडेट करते रहेंगे। अनफॉर्चुनेट मामला है, लेकिन हमने अब चूंकि ब्रेक पर जाना है, लेकिन ब्रेक पर जाने के बाद हमने कुछ क्रिकेट के हवाले से भी, ब्रेक पर वापस आने के बाद इनफैक्ट क्रिकेट पे भी बात करेंगे। आज वर्ल्ड फूड डे है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए और अब आपको दिखाएंगे हमारा सेगमेंट मेरा पाकिस्तान, जिसमें उफेरा फैज आज हमें बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज़ बता रही है और वो है हिंदू बनिया और हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक लाहौर की 2 सदियों पर मुहित दास्तान। बड़ा कुछ इंटरेस्टिंग सेगमेंट है, आपको दिखाते हैं मेरा पाकिस्तान। कैसे हैं लाला राम? सब कुशल मंगल है। आप सुनाओ कैसे आई कनिया? बस एक मजबूरी ले आई है आपके पास। मजबूरी? काहे की मजबूरी? इस पोटली में हमारे खानदानी जेवर हैं, मेरी माँ, मेरी दादी का जेवर। अच्छा, तो इसको बेचना चाहती हो? कानून हो सकता नहीं? नहीं, बेचना नहीं है, मैं तो ये आपके पास अमानत रखवाने आई हूँ। अच्छा, तो अमानत रखना चाहत हो। हम बनिए किसी की अमानत में खयानत नहीं करते, पर कन्या तुम्हें इस पर ब्याज देना पड़ेगा। ब्याज? कितना? लाला राम, दरअसल मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है और इसके इलाज के लिए मुझे कुछ सिक्के चाहिए आपसे। 10 सिक्के दूंगा और 13 सिक्के वापस लूंगा। ठीक है लाला राम, फिर आप इस सोने के बदले मुझे कुछ सिक्के दे दीजिए। देखो कन्या, तुम्हारा ये सोना बहुत पुराना है और इसमें कुछ खोट भी है। चलें लाला राम, इस सोने के एवज जितने सिक्के बनते हैं आप मुझे वो दे दें, लेकिन 3 माह बाद मैं आपको आपके सिक्के दे के अपना जेवर वापस ले जाऊंगी। ये 50 सिक्के हैं और वापसी पर तुमने मुझे 65 सिक्के देने हैं, जब ही तुम्हें तुम्हारा जेवर वापस मिलेगा। लाला राम, 50 कम नहीं है? इसके इतने ही बनते हैं। ठीक है लाला राम, लेकिन मेरा सोना तो महफूज रहेगा ना? फिक्र की कोनो आवश्यकता नहीं, हमारी तिजोरियां जमीन के अंदर होती हैं। लेकिन लाला राम, आप तो दुकान बंद करके चले जाते हैं, तो कोई भी आके जेवर उठा ले, ये मेरा विरासती जेवर है। कन्या, दुकान के बाजू में ही हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक है, हम इको हुआ जमा करवा देगा। फिर ठीक है लाला राम, चले मैं चलती हूँ। जाओ। इस कन्या से भी सूद खाऊंगा और बैंक में जमा करवाता हूं इन्हें, और वहां से भी सूद उठाऊंगा, और 3 माह बाद इसने कौन से सिक्के वापस करने हैं, सूद तो बढ़ता ही जाएगा। हा 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 हा। मेरे पीछे आप ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक की, ये बैंक 1805 में तामीर किया गया। इस बैंक की बिल्डिंग उस दौर के मशहूर ताजिर गोविंद राम कहान चंद की हुआ करती थी। सन 1800 में ये सोना मार्केट हिंदुओं का तिजारती मरकज हुआ करता था। यहाँ पर ज्यादातर दुकानें हिंदुओं की थीं जो सोने का काम किया करते थे। उन लोगों के पास बहुत वजनी लोहे की तिजोरियां हुआ करती थीं, जिन्हें जेरे जमीन नस्ब किया जाता था। शहरी उन तिजोरियों में अपना कीमती साजो सामान रखा करते थे, जिसके एवज थोड़ी सी रकम ली जाती थी, जो मुकामी लोग सूद समेत रकम वापस करके अपना सोना वापस ले जाते थे। वहीं कुछ लोग ऐसे थे जो रकम वापस ना कर पाते और उन पर सूद बढ़ता चला जाता।
हिंदू बनिए उस दौर में सोना हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक में रखवा कर उस पर सूद खाया करते थे। उस वक्त यहाँ पर हिंदुओं के घर भी मौजूद हुआ करते थे। गोविंद राम की दुकान इस इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर वाक़ई थी। वो कारोबारी तौर पर अचार, चटनी और शरबत फरोख्त किया करता था। गोविंद राम की इसके अलावा 4 दुकानें अनारकली, एक सोहा बाजार, एक परफ्यूम मार्केट और 2 निस्बत रोड पर वाक़ई थी। उस वक्त गोविंद रामचंद की एक दुकान की एक दिन की आमदनी 2000 थी। तकसीम हिंदुस्तान के वक्त बाकी इलाकों की तरह यहाँ भी लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। हर तरफ खून खराबा और इमारतों को आग लगा दी जाती थी। उन्हीं दिनों गोविंद राम ने अपना तमाम कीमती साजो सामान और मालो दौलत इस बिल्डिंग की बेसमेंट में दफन किया और खुद अपने खानदान को लेकर हिंदुस्तान चला गया। हालात ठीक होने पर गोविंद राम वापस आया और कानूनी तौर पर अपना तमाम मालो दौलत, अपनी रकम यहाँ से निकाल कर अपने साथ ले गया। 1805 में हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक ने अपनी 5 शाखें खोलने का फैसला किया था, जिसमें से पहली ब्रांच अमृतसर में खोली गई थी। 1809 में इस बैंक की एक ब्रांच बंगाल में खोली गई। लाहौर में 2 ब्रांचें खोली जानी थी, जिसमें से एक ब्रांच रंग महल में खोली गई थी, जबकि दूसरी ब्रांच नीले गुंबद में खोली जानी थी। जरूरत इस बात को समझने की है कि कर्ज तो हम पुराने दौर में भी लिया करते थे, मगर इस नियत के साथ कि जल्द से जल्द रकम की अदायगी करके अपनी अमानत को हासिल कर सकें। आज भी मुश्किल हालात में कर्ज तो हम लेते हैं, मगर बर वक्त अदायगी ना होने की वजह से बहैसियत मुल्क और कौम मुश्किल का शिकार रहते हैं और यूं हम सूद और कर्ज के दलदल में फंस जाते हैं। अगर हम वाकई में आज़ादी चाहते हैं, खुद मुख्तारी चाहते हैं, तो यकीन जानिए हमें इस दलदल से निकलना होगा। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए नाज़रीन और हाजरीन। बहुत ही टूटे दिल के साथ, और बहुत सारे लोगों के दिल टूटे भी होंगे, अभी भी टूटे हुए हैं। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, आज जो मैच हुआ कुछ अच्छा मैच नहीं था। मैच अच्छा क्यों नहीं था आप सब मुझसे बेहतर तौर पे जानते हैं। वर्ल्ड कप का इतना बड़ा टाकरा था, हम सब बात कर रहे थे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, लेकिन भारत ने पाकिस्तान को आउट क्लास करके 7 विकेटों से मैच जीत लिया। 7 विकेट्स। पाकिस्तान का 192 रन का जो हदफ था, भारत ने 117 गेंदों कबल 3 विकेटों के नुकसान पर बनाया। रोहित शर्मा ने विराट कोहली हो, रोहित शर्मा की अगर इनिंग्स की बात करें तो 63 बॉल्स पर उन्होंने 6 छक्के मारे, 6 चौके मारे और 86 रन्स की जारहाना किस्म की इनिंग्स खेली। उसके बाद शानदार बॉलिंग पर जो बुमराह साहब हैं वो मैन ऑफ द मैच करार पाए और पाकिस्तान की तरफ से शाहीन जाफरीदी ने 2 विकेटें ली, हसन अली ने 1 विकेट हासिल की। वर्ल्ड कप के 12वें मैच में पाकिस्तानी बैटिंग लाइन खिजा के पत्तों की तरह झड़ी। ये मेरी पेट लाइन होनी चाहिए वैसे। अब बुरी तरह नाकाम हुई जी। 6 खिलाड़ी डबल फिगर्स में भी दाखिल नहीं हुए। पूरी टीम 42.4 ओवर्स में महज 191 रन्स पर ढेर हो गई। अब्दुल्ला शफीक 20, इमामुल हक 36 रन्स बनाकर पवेलियन लौटे, जबकि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने तीसरी विकेट पर जी 82 रन्स की पार्टनरशिप कायम की, लेकिन बाबर आजम 50 जबकि रिजवान 49 रन्स बनाकर आउट हो गए। और पाकिस्तानी टीम के जो पूरी पाकिस्तानी टीम की जो परफॉर्मेंस थी, इस पर जो क्रिकेट टीम के डायरेक्टर थे, वैसे उनकी एक बात तो ये काफी हद तक ठीक है कि वर्ल्ड कप आईसीसी का नहीं बल्कि बीसीसीआई का इवेंट लग रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि पूरे मैच के दौरान वैसे तो हम सब ने ये चीज फील की कि एक भी दफा दिल पाकिस्तान स्टेडियम में नहीं लगा। इतना बड़ा स्टेडियम था, इतने ज्यादा लोग थे, थोड़ा बड़ा दिल भी कर लेते और पाकिस्तान का कोई एंथम भी बजा देते, लेकिन नहीं जी। एंथम बजाना तो दूर की बात है, जो हमने स्टेडियम में हालात और वाकयात देखे वो भी जो कह ले लम्हा फिक्रिया है इंडिया के लिए, कि जो क्राउड की उनकी ट्रेनिंग थी, जो वहाँ पे लोगों का हाल था, उसके बाद जो उन्होंने प्लेयर्स के साथ सलूक किया, वैसे सॉरी टू से, बहुत माजरत के साथ अहमदाबाद ने बड़ा ही डिसअपॉइंट किया। पाकिस्तान की सपोर्ट ना होने के बराबर थी। मिकी ऑर्चर कह रहे हैं कि इस बात को मैं इस बात का कोई वो नहीं करूंगा, जवाब पेश नहीं करूंगा कि जी पाकिस्तानी टीम की हार जो स्टेडियम में मौजूद सपोर्टर्स की वजह से हुई, लेकिन सपोर्ट होनी चाहिए थी। उसके अलावा जी बहुत सारे लोगों ने तो बाबर आजम को, जो साबिक प्लेयर्स हैं, उन्होंने कैप्टनसी छोड़ने का मशवरा दे दिया। आई डोंट नो, इस पे मैं बिल्कुल कमेंट नहीं करूंगी, लेकिन उन्होंने कहा कि ख्वाहिश है, मिकी ऑर्चर ने कहा
कि इंडिया और वेस्ट पाकिस्तान फाइनल में दोबारा मद्दे मुकाबल आए। और शोएब मलिक साहब भी कहते हैं कि, और साथ साथ अजहर साहब ने भी कहा है कि उसामा मीर को चांस मिलना चाहिए और शादाब खान को रेस्ट करवाना चाहिए। इस पे हमारे बहुत सारे एनालिस्ट पहले भी तज्जिया दे चुके हैं। इसी में बात करेंगे और उसके साथ जो स्टेडियम में हालात वाकयात थे, बेचारे प्लेयर्स को अपने सोशल मीडिया पे कमेंट सेक्शंस भी ऑफ करने पड़े, इतना बुरा हाल है। सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू वेरी मच अवैस, आपने हमें ज्वाइन किया। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? दिल आपका जुड़ा है दोबारा से कि नहीं? अस्सलाम वालेकुम। कल के मैच के बाद जुड़ गया वापस। अच्छा। इंग्लैंड का हाल जोड़ दिया वापस। तसल्ली हुई है हमें भी कि हमसे भी बुरा कोई खेल सकता है। देखिए, क्योंकि वर्ल्ड कप का टेबल आपको पता है ओपन है। ये टूर्नामेंट हमेशा याद रखिएगा, जितने लंबे टूर्नामेंट्स होते हैं तो आप ठीक है, पाकिस्तान ने बड़ा बुरा खेला, दुख था। कल यकीन माने खुद ट्रांसमिशन समझ नहीं आ रही थी क्या करें, कि बिल्कुल एनर्जी आपकी डाउन नहीं हुई थी। लेकिन जब लंबे टूर्नामेंट्स होते हैं तो हमेशा एक बात याद रखिएगा, जो इस वक्त टॉप 3 टीम्स आपको नजर आ रही है, इंडिया टॉप पे, साउथ अफ्रीका वगैरह, ये भी अगर लगातार सारे मैचेस हारते हैं तो नीचे कहीं आ जाएंगे। तो टीम ओपन होते हैं यहाँ पर। लेकिन पाकिस्तान ने जो गलतियां की हैं इंडिया के मैच में, मैं कहता हूँ सीखने वाली बात है। मुझे पता है लोग इस चीज को बार बार ये कहेंगे कब तक सीखेंगे, कब सीखेंगे, 8-0 हो चुका है हमारे पास। लेकिन मसला ये है कि आपके पास यही प्लेयर्स हैं, इनका बैकअप कोई मौजूद नहीं है इस वक्त। आपके पास नसीम शाह इंजर्ड है, शाहीन शाह अफरीदी की थोड़ा सा मैं बता भी दूं कि शायद मैं गलत हूं, लेकिन जो मैंने एनालाइज किया है ऐसा क्रिकेटर जो उनको मैं एनालाइज कर रहा था, इंजरी है, उनको नजर आ रही है कि वो लिम्प अराउंड कर रहे हैं, 100% फिट नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी जहाँ जाने जाते हैं 145-146 की गेंद कराने में, वो आज 136-135 पे आ गए। तो फिटनेस के इश्यूज आपको नजर आ रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी के। बड़े मैचेस आगे, छोटा तो कोई मैच है नहीं। आपने इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना है, न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलना है, तो सारे बड़े मैचेस अब आ रहे हैं। पाकिस्तान का जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच होगा, आपको पता है वो इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने वो मैच हर हाल में जीतना है। यहाँ पर पाकिस्तान जरूर इस वक्त चौथे नंबर पर मौजूद है नेट रन रेट के, अपना जो नेट रन रेट के मामले पर ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल एंड पे इस वक्त मौजूद है। लेकिन आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया ने जो मैच पाकिस्तान के खिलाफ जीतना होगा, थोड़ा सा अच्छे रन से जीतना है, अच्छी विकेटों से, क्योंकि पॉइंट्स टेबल पे ऊपर आना है, क्योंकि बहुत ही नीचे है इस वक्त। वही चीज है कि इट्स मस्ट विन मैच फॉर पाकिस्तान ने लाजमी जीतना। आज का मैच भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा जहाँ ऑस्ट्रेलिया मुकाबला करेगा श्रीलंका के खिलाफ। दोनों अपने मैचेस हारे में, और दोनों की कोशिश होगी कि टूर्नामेंट में रहने के लिए मैच उनके लिए डू एंड डाई है, दोनों टीम्स के लिए। ठीक हो गया, डू एंड डाई। अच्छा वैसे हम आपसे इस मैच पे तो ऑब्वियसली बात करेंगे, लेकिन कल हमने इनफैक्ट परसों जो हमने इंडियन क्राउड का हाल देखा, अनफॉर्चुनेटली दैट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग। चाहे वो प्लेयर्स के ऊपर आवाज़ें लगाना हो, रिजवान को जहाँ सजदा करने से मना किया है वहाँ पे उस तरह से उनके रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत सारी बातें कर रहे थे। उसके बाद इतना उन्होंने बुली किया है, मैं तो उसको बुली ही कहूँगी, कि बाबर आजम हो या मोहम्मद रिजवान, उनको अपने कॉमेंट सेक्शन ऑफ करने पड़े हैं। आप इस ओवरऑल भारत के रवैये को किस तरह से देखते हैं, जिस तरह से अहमदाबाद ने ट्रीटमेंट दिया है प्लेयर्स को? मैं थोड़ा सा वैसे अप्रिशिएट करूंगा कि आपने इस चीज को हाईलाइट भी किया। अनफॉर्चुनेट है कि हमारे बहुत से जो चैनल्स हैं लोगों ने इस चीज को हाईलाइट ही नहीं किया। ठीक है, पाकिस्तान आ रहा है, मैं उसको एक्सक्यूज नहीं लूंगा, लेकिन एक एंड पे अगर आप देखें तो इस वक्त आप ये लड़के सारे जो उनसे हमारे पहली दफा इंडिया जा रहे हैं, उसका भी क्राउड प्रेशर होता है। आपने अपने बंदों को दलाव वहां पर किया नहीं, ना वीजा अलॉट किए, ना कुछ पाकिस्तानी को किए ताकि कुछ सपोर्ट होता। मुझे याद है, फिर आपको पता है कल एक केस भी मोहम्मद रिजवान पे किसी ने वहां पर किया, वही जो उन्होंने पैलेस्टाइन के नाम पे, गजा के नाम पे अपनी सेंचुरी जो सी है उसको अपना कहा था कि मैं गजा के नाम करता हूँ, उस मामले पे भी किसी ने उन पर केस कर दिया। फिर हसन अली पे ऐसे हुआ कि जब वो फील्डिंग कर रहे थे तो किसी ने वहां पर पेपर जो अपना प्लेन्स होते हैं वो यहाँ तक उन पे थ्रो किए हैं। फिर रिजवान वाला आपने देखा होगा, वीडियोस एविडेंस मौजूद है कि जब वो वापस आ रहे थे लोग जो उनसे वो जो उनका जो एक स्लोगन है जय श्री राम जो उनसे वो जानबूझ के वहां पर वो कहा जा रहा था। फिर चौथा, पिक्चर्स कुछ आई हुई है मेरे पास पड़ी हुई है, मैं दिखा भी सकता हूँ पिक्चर्स जो सी हैं, जिसमें नॉट अ वीडियो क्लिप, मैं कहता हूँ पिक्चर्स हैं कि लोगों ने इजराइल के स्लोगन्स भी वहां पर लेके गए थे, कार्डबोर्ड्स। तो दैट मीन्स के आप कहीं ना कहीं मेंटली प्रॉपर टॉर्चर कर रहे थे पाकिस्तान टीम को वहां पर ग्राउंड पर। अगर हमारे प्लेयर्स करें तो आईसीसी को मसला हो जाता है, उनके प्लेयर्स करें तो आईसीसी कहता है जी ये उनका पर्सनल मैटर है, जिस पर हम कुछ नहीं मामले पे। तो चीजें हैं यहाँ पर, लेकिन यानी वही बात हो गई अवैस के, जिस तरह से मिकी ऑथर कह रहे हैं कि बीसीसीआई का इवेंट लग रहा था, आईसीसी का नहीं लग रहा था, और जो एक्सट्रीमिज्म है इंडिया के अंदर वो हमें ग्राउंड के अंदर भी नजर आया। थैंक यू वेरी मच अवैस, वक्त कम था लेकिन आपने हमें ज्वाइन किया, तजिया दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद मोहम्मद अवैस मौजूद थे और मैचेस की अपडेट हम आपको देते हैं।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुश आमदीद कहेंगे और अब आपको दिखाएंगे हमारा सेगमेंट निकले तेरी तलाश में। और आज इसमें बात हो रही है कि रूस और मगरबी अदब में मवाजना कैसे किया जाए। देखते हैं आज का सेगमेंट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। ब्रदर कामज़ोफ में बहुत ही खूबसूरत एक फ़िक्रा है जो कि दोस्तोयेव्स्की कैरेक्टर के मुंह से निकलवाते हैं। दे हैव देयर हैमलेट बट वी स्टिल हैव आवर ओन कामज़ोफ। तो तार साहब से सवाल पूछते हैं कि ये जो वेस्ट में और रशिया के अंदर मुख्तलिफ मुखासमत तो है मुख्तलिफ एरियाज़ में, लेकिन लिटरेचर में बहुत ज़्यादा रही है और बाकायदा वेस्टर्न फ़िलासफ़ी के ख़िलाफ़ रशिया के अंदर एक बाकायदा एक मूवमेंट थी। और स्पेशली जो यूटिलिटेरियनिज़म है और इस तरह बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ थे जिसको रशियंस बिल्कुल अच्छा नहीं समझ रहे थे, तो उनके अगेंस्ट उन्होंने फिर नावल्स लिखे। और ये तमाम जो एक दूसरे के साथ जो मुखासमत है वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन इन दोनों का अगर हम मवाजना करना चाहें तो तार साहब बेहतर बता सकते हैं कि उनका रशियन लिटरेचर और वेस्टर्न दोनों पे बहुत अच्छा गिरफ्त है। तो तार साहब बताइए, ये जो इनकी आपस में मुखासमत है रशियन लिटरेचर की और इनकी आपस में जो वेस्टर्न लिटरेचर है मगरबी अदब है, तो आप क्या समझते हैं कौन आगे है या इनका मवाजना कैसे किया जा सकता है? देखिए ना, अब वेस्ट बहुत बड़ा है, उसमें लेट्स से अगर मिनिमम आपके 10-12 मुल्क है ना, तो 10-12 मुल्कों में जो लिटरेचर क्रिएट किया जा रहा उसका मुआवजा है रशिया के साथ, जो है तो एक मुल्क लेकिन रकबे में शायद उन सब से बड़ा हो। तो शुरू से एक इनका वेस्ट का सिर्फ रशिया के साथ नहीं, एनीथिंग विच इज़ नॉन वेस्टर्न वो उसको हमेशा डाउन प्ले करने की कोशिश करते कि वही वाइट मैन बर्डन वाली बात है कि ये तो हमने दुनिया का वाइट मैन ने उठाया हुआ, उसमें रशियन शामिल नहीं है, उसमें सिर्फ वेस्ट शामिल है। अफ्रीका में भी वाइट मैन बर्डन है और ये है और वो है। अफ्रीका का आप देखें कि कितनी कितनी एम्पायर थी, माली जैसी एम्पायर, मतलब कि द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड उस वक्त। तो खैर ये कहीं और निकल जाती। वेस्ट का जनरल एटीट्यूड जो है वो मुखासमत का है कि वो अपने सिवा किसी को, तो रशिया इज जस्ट नेक्स्ट डोर। और रशिया के साथ उनका वो जो एक फ्रेंडली, आप देखें ना कि जंगें शंगें उनके सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और जो कुछ भी हुआ उसकी तो तफसील में जाना मुमकिन नहीं है, लेकिन वेस्ट ने रशियन लिटरेचर को मजबूरी की सूरत में कबूल किया, क्योंकि उनके पास ठीक है शायर भी अच्छे थे, लेकिन फिक्शन जो है, फिक्शन में तो ताब नहीं ला सकते आप कोई। मतलब मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि जो है अब चेखोव जो है, हमारे उर्दू अफसाने पे सबसे ज़्यादा असर जो है उस चेखोव का। आप जितने भी हैं बड़े नाम, गुलाम अब्बास को ले लीजिए, बंटो को ले लीजिए, बेदी को, एक आध और भी मुझे नाम याद आए, इन्होंने ट्रांसलेट किया हुआ है इनको, चेखोव को। अच्छा, इसके अलावा उन्हें मौपसा भी पसंद था, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट अगेन क्यों ज़्यादा हुआ चेखोव का कि हमारे मिजाज से मुताबिकत थी। वेस्ट का मिजाज बिल्कुल अपोजिट था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम वो जो उसका है ना एक रोब और दबदबा और बड़ापन, आज भी उन्होंने बड़ी कोशिश की है ये साबित करने की जी यूलिसिस बहुत बड़ा नावल है। बिल्कुल होगा, क्योंकि लोग सारे कहते हैं, बल्कि मैं तो ख़ास तौर पे पेरिस में वहाँ गया, शेक्सपियर एंड कंपनी, जहाँ पहली मरतबा वो शाया हुआ था, इतना लेजेंडरी नावल है। लेकिन अगर आप वार एंड पीस की बात करते हैं या एना कारेनिना, तो वो तो बह जाते हैं, वो तो उसके सामने ठहर नहीं सकते। तो चुनांचे वेस्ट ने भी एहसास कर लिया कि जी हाँ, और फिर उन्होंने कहा जी कि एक, बल्कि हमारे ही एक दोस्त ने कहा था ना कि जी वहाँ पे इसलिए लिटरेचर बड़ा पैदा हुआ है रशिया में कि वहाँ सर्दी बहुत होती और चुनांचे बर्फ़बारी होती, लोग अंदर बैठ के तो लिखते रहते हैं। भाई वो तो अलास्का में भी सर्दी बहुत होती है, कुतुब शुमाली के जो इस तरह स्कीमो बहुत बड़े राइटर हों, तो एक रिडिकुलस सी मिसाल थी। और ये उसी प्रोसेस की कि उनको किसी ना किसी तरह डाउन प्ले किया जाए। यहाँ पे मुझे एक जो शायद इससे
मुताबिकत ना रखती है हमारे मौजू से, कि फ्रांस लिस्ट एक बहुत बड़ा पियानिस्ट और शायद हंगरी का था और बड़ी धूम थी उसकी। तो ज़ार ऑफ रशिया ने उसको इनवाइट किया शाही दरबार में पियानो बजाने के लिए। तो उसकी फिल्म भी बनी थी, डर्क बोगार्ट ने फ्रांस लिस्ट का किरदार अदा किया था। चुनांचे वो बगी जा रही है और जनाब बर्फ़ पड़ी हुई है और ये वो सारा कुछ, और फ्रांस लिस्ट जिस तरह के कुछ आर्टिस्ट होते हैं कि बहुत मुतकब्बर होते हैं कि हमारे सामने फ़लाँ कौन है, तो उसके मैनेजर ने उसको कहा था कि तुम इतने जो कॉन्फिडेंट होके जा रहे, तो ये याद रखो कि इवन नेपोलियन कुड नॉट कॉन्कर रशिया। तो फ्रांस लिस्ट ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया था, बट माय डियर, नेपोलियन कुड नॉट प्ले द पियानो। अच्छा, इसमें एक रेफरेंस है रशियन का लव जो है म्यूज़िक के लिए, और वो भी क्लासिकल म्यूज़िक के लिए। यानी बाल्शोई थिएटर, मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैंने बाल्शोई थिएटर में स्वान लेक जैसा ऑपरा देखा है, और गालिना ओलानोवा जैसी बड़ी बैलेरिना लेजेंडरी, बहुत अच्छा हुआ फौत हो गई, अब उनका एक म्यूज़ियम है वहाँ। चुनांचे बाल्शोई थिएटर में आपको साल हर साल की टिकट नहीं मिलती, बड़ी सिफारिशों है, और क्लासिकल है। क्लासिकल का जो मिजाज है ना इनका, वो वेस्ट से कहीं आगे है। मतलब वेस्ट के जो क्लासिकल मौसीकार हैं उनको रशियन ज़्यादा जानते हैं बनिस्बत वेस्ट वालों के। इसी तरह उनका मिजाज लिटरेचर का है। तो आखिरी बात मैं करूं कि वो जो मुझे, तो मैंने देखा, ये पुरानी बात, जब मैं पहली मरतबा गया हूँ, कि गम स्टोर था जिसको दुनिया का सबसे बड़ा स्टोर कहा जाता है मॉस्को, तो वहाँ पे एक लाइन लगी थी। तो ज़ाहिर है कि वहाँ अशियाए खुर्दनी की ज़रा कमी थी, कम्युनिस्ट ऐद में महदूद थी, मिल जाती सब थी। अब ये है कि अशियाए खुर्दनी बहुत हैं लेकिन लोगों के पास पैसे नहीं खरीदने के लिए। खैर, ये एक अलग बहस। तो मैंने ऐसे ही अपनी इंटरप्रेटर को कहा, मैंने कहा कि ये लोग डबल रोटी खरीदने के लिए खड़े हुए हैं। तो उसने कहा नहीं, ये क्राइम एंड पनिशमेंट जो है दोस्तोयेवस्की की किताब, वो ख़रीदने के लिए खड़े हुए हैं। तो मैंने बड़े हैरान होकर कहा, मैं आई वाज वेरी यंग। अच्छा, तो मैंने कहा इन्होंने, इसका मतलब इन्होंने किताब ये नहीं पढ़ी हुई? कहने कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये वो लोग हैं जो दोस्तोयेवस्की की इस किताब का हर एडिशन ख़रीदते हैं, और ये पता नहीं कौन सा 100वां एडिशन है या जो भी है। तो ये जो पैशन है ना लिटरेचर के लिए और क्लासिक्स के लिए, ये सिर्फ रशियंस में। बहुत शुक्रिया तार साहब। नाज़रीन, बात ये है कि जो रशियन लिटरेचर है, ये रशियन अदब है, उसका जो एक नावल है, अगर वो हम पढ़ लेते हैं तो हमें ये आइडिया हो जाता है कि एक नावल, कम से कम एक रशियन नावल पढ़ने का मतलब ये है कि उसमें से आप 5-6 ऐसे आइडियाज़ ज़रूर निकाल लेंगे, और उसमें होंगे ज़रूर जो आपकी ज़िंदगी पे असरअंदाज होंगे। और किसी भी बड़े नावल को इतना मौसर ज़रूर होना चाहिए, और इसमें कोई शक नहीं कि रूसी अदब जो है वो बहुत मुतासिर कुन रहा है, वो बहुत मौसर रहा है। और स्पेशली अगर हम इनफरादी सतह पे देखें तो इंसानी ज़िंदगी, यानी एक इंसान इनफरादी तौर पे अगर वो नावल पढ़ता है तो वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ ला सकता है, और यकीनन मैं ये कहूँगा कि मुस्बत तब्दीलियाँ ला सकता है। देखते रहिए निकले तेरी तलाश में। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए जी हमारे प्रोग्राम में। आपको पता है वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है, कभी क्रिकेट, कभी इंटरनेशनल अफेयर्स, कभी कोई हेल्थ रिलेटेड इशू। अब हम बात करेंगे पॉलिटिक्स के हवाले से, क्योंकि सियासत पे बात करना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है कि जी नवाज शरीफ की वतन वापसी में 5 रोज़ बाकी हैं, और नून लीग जो है अपने कायद के इस्तकबाल की तैयारियों में खासी सरगर्म नजर आ रही है। 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर अवाम का समंदर लाने के लिए पुरज़्म है, जिसके लिए नून लीग को इजाज़त मिल गई है, मगर ज़िलाई इंतज़ामिया की जो NOC है उसमें 39 नकात की पासदारी की हिदायत भी की गई है। इसके मुताबिक जी अफवाज हो, अदलिया हो और आइनी इदारे हो, उनके खिलाफ तकारीर नहीं होंगी, किसी को डंडों के साथ पंडाल में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी, असलहा की नुमाइश नहीं होगी, आतिशबाजी की इजाज़त नहीं
नहीं होगी, जलसा गाह से बाहर कोई रैली या जुलूस नहीं निकाला जाएगा। जलसा गाह में जो साउंड सिस्टम है उसकी आवाज कम रखी जाएगी, किसी को अपना कारोबार बंद करने पर मजबूर नहीं किया जाएगा। और इजलास इस हवाले से जलसे की इजाजत तो मिल गई है, लेकिन इन निकात पर जो अमल दरामद है उसके लिए नून लीग, ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा नून लीग के लिए। और लीगी क़यादत नवाज शरीफ की वापसी को लेकर भी कुछ बहुत बड़े बड़े दावे कर रही है। नवाज शरीफ साहब को क्लीन चिट मिलने के लिए वो बड़ी पुरुमीद है और नवाज शरीफ जेल नहीं जाएंगे, घर जाएंगे और उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। उनकी जमानत के लिए वापसी से 2 रोज कब्ल जमानत की दरखास्त भी हाईकोर्ट में दायर की जाएगी। दूसरी जानिब जो पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो लव हेट रिलेशनशिप है वो 18 माह से जारी था और अब उस लव हेट रिलेशनशिप का जो कह लेना क्लाइमेक्स की जाने बढ़ना शुरू हो गया। पीपल्स पार्टी ने जो अपने तीरों का रुख है वो नून लीग की तरफ कर दिया है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ साहब ने एक बयान में कहा है कि नवाज शरीफ की वतन वापसी के पीछे कोई समझौता हो सकता है। दूसरी जानिब जी मुल्क की सियासत में लेवल प्लेइंग फील्ड की बाज़गश के बाद अब प्लेइंग फील्ड की बाज़गश सुनाई दे रही है। तहरीक इंसाफ जी सिर्फ अब प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रही है और पीपल्स पार्टी नून लीग से लेवल प्लेइंग फील्ड की जो कहने मांग कर रही है। बेयकीनी की इस कैफियत में जो इंतखाबात होंगे वो किस तरह के इंतखाबात होंगे, क्या इन इंतखाबात के अंदर अवाम इनको कबूल करेगी, इसी सारी सूरत हाल पे बात करेंगे। इम्तियाज़ गुल साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। थैंक यू वेरी मच इम्तियाज़ गुल साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के हवाले से हम ज़रूर बात करेंगे। बहुत अरसे से लीगी क़यादत इसकी तैयारियां कर रही है, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। नवाज शरीफ की आमद से पहले कुछ उनकी बातें भी हमने सुनी, कुछ उन्होंने मीडिया टॉक्स भी की लंदन के अंदर बैठ के। आप किस तरह से देख रहे हैं जो नया बयानिया है मुस्लिम लीग नून का, क्या इसमें मकबूलियत होगी अवाम में दोबारा से जो ये कोशिश की जा रही है? जी अस्सलाम वालेकुम जी, मालूम नहीं इसमें नया क्या है, बस ये कि बादशाह सलामत आ रहे हैं, ये नई बात है इसमें ज़रूर। और उन्होंने उम्मीद पाकिस्तान का नाम इसको दिया है। अल्लाह करे कि जिस उम्मीद का उन्होंने ये नाम रखा है पाकिस्तान में, वो उम्मीदें पाकिस्तान के आवाम के लिए वो उम्मीदें बर आएँ और आवाम को कोई हकीकी रिलीफ मिल सके। बाकी जहाँ तक उनकी वापसी की बात है, इसमें तो अब मेरा ख्याल है कोई शक नहीं रहा कि मामलात सारे उनके तय पा चुके हैं और उनको आशीर्वाद भी हासिल है सऊदी अरब की भी, बरतानिया की भी, और लगता है कि बिलवास्ता तौर पे अमेरिका ने भी नवाज शरीफ साहब की वापसी को ओके कर दिया है। और जो जहाँ तक बात है कि उस आवाम में कबूलियत, तो उस आप मेरे ख्याल अभी तो ये सवाल मौजूदा हालात में बिल्कुल गैर मुताल्लिक होके रह गया, इररिलेवेंट है। अवाम का किसने सोचा है? अवाम का इस मुल्क में कभी उनका वोट कभी काउंट हुआ है? जब कभी आप देखते थे बलूचिस्तान में जब MQM बड़े जोरों पे थी, तो कराची और हैदराबाद में कभी किसी ने सवाल उठाया था कि वोट किस तरह, कितने वोट वहाँ पे डाले जाते थे, किस तरह डाले जाते थे, और उसका नतीजा फिर इलेक्शन कमीशन में क्या निकलता था? तो लिहाजा ठीक है, नवाज शरीफ साहब अपने वतन वापस आ रहे हैं और वाकई बादशाह के तौर पे आ रहे हैं कि आप तसव्वुर करें कि आपने अगर इस तरह का जुर्म किया होता, क्योंकि कानूनन वो अभी भी एक भगोड़े हैं, और अगर आप पाकिस्तान वापस आ रहे होते तो हमें तो जहाज से में जाके गिरफ्तार करके सीधा जेल पहुंचा दिया जाता। तो यहाँ तो बहुत सारे फैसिलिटेशन हो रही है। अब अल्लाह करे कि ये जब आते हैं तो उससे कोई पाकिस्तान में सियासत का नया बाब शुरू हो। जिस वसीउल ज़हनी की बात ये कर रहे हैं, उसी वसीउल ज़हनी के तहत इस मुल्क के जो गालिब अक्सरियत है वो कुछ और सोच रखती है, उनको भी पूरे प्रोसेस में शामिल किया जाए। आपने भी कहा अब तो हम तब्दीली का लफ्ज़ भी इम्तियाज़ गुल साहब इस्तेमाल नहीं करते। तब्दीली इतनी भारी पड़ती है कभी कभी हम सबको, जब ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर करके हमने इतना कुछ बोला है। अब अल्लाह करे जिस तरह आप भी कह रहे हैं, हम सब पर उम्मीद है कि कोई बेहतरी आए। लेकिन दूसरी जानिब ये जो मुस्लिम लीग नवाज का एक और पीपल्स पार्टी का आपस में पहले ही कुछ अर्सा पहले 18 माह जो इनका लव हेट रिलेशनशिप चलता रहा है, दिल पे पत्थर रख के दोनों पार्टीज ने एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट किया, कोलैबोरेट किया PDM हुकूमत के अंदर।
अंदर अब सारी तोपों का रुख नून लीग की तरफ हो गया, और चूंकि उसको नवाज शरीफ साहब की वापसी से भी रिलेट किया जा रहा है कि जी अब नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी अपनी जो तोपों का रुख है वो नून लीग की तरफ किए हुए है। आप इस लव हेट रिलेशनशिप को किस तरह से देखते हैं? ये भी कोई नई बात तो नहीं है, ये तो सबको मालूम था कि महज इमरान खान को निकालने के लिए ये इकट्ठे हुए थे। और गुज़िश्ता रोज तो एक टीवी प्रोग्राम में एक एंकर ने, नदीम मलिक साहब ने किसी के हवाले से ये कहा भी, और मुस्लिम लीग के किसी अहम रहनुमा के हवाले से कहा कि उन्होंने तो जनरल बाजवा के घुटनों पे हाथ रख के उनको कहा कि इमरान खान से हमारी जान छुड़ाएं। और उसमें अभी इस बात पे काफ़ी इत्तेफाक है कि महज इमरान खान को निकालने के लिए इन तमाम लोगों ने पाकिस्तान को एक इंतहाई गैर मामूली बहरान से दो चार किया, जिसका खमियाजा उमरा को नहीं भुगतना पड़ता, उनकी जिंदगी पे कोई असर नहीं पड़ता। जो नुकसान हो रहा है, जो अजियत में मुब्तला है, वो पाकिस्तान के अवाम की गालिब अक्सरियत है। वो गालिब अक्सरियत जिनका हमारे उमरा ख़ानदानों के साथ कोई लेना देना नहीं है, जिनको कोई परमिट नहीं मिलते, कोई प्लॉट नहीं मिलते हैं, तनख्वाहदार तबका है, दिहाड़ीदार तबका है, तो इन्होंने तो उन लोगों को अजाब में मुब्तला कर दिया। अब ये ढोल बजाएंगे कि हम अब पेट्रोल सस्ता हो गया, हमने क्या क्या महंगाई में कमी कर दी। मालूम नहीं कि पेट्रोल तो अब बैनुल अक़वामी तौर पे महंगा होता है, तो पाकिस्तान को भी महंगा करना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि IMF के साथ हमारे मुआहदे की कुछ शराइत थी, वो शराइत अभी तक पूरी हो रही थी, क्योंकि इन्होंने जो बिजली के टीके लगाए हैं, बिजली के झटके दिए हैं अवाम को, उससे एक बहुत बड़ा हिजान मुल्क में पैदा हुआ है कि क्योंकि पेट्रोल की कीमतें तो उनकी कीमतों के साथ बिजली की कीमतें भी बहरहाल नथी हैं, जो हमारे डीजल के साथ चलने वाले प्लांट हैं उन पे असर पड़ता है। लेकिन बहैसियत मजमूई पाकिस्तान के अवाम को इन्होंने 16 महीने काफ़ी मुश्किलात से दो चार किया। हालांकि 2-4 महीने और इंतज़ार कर लेते तो इमरान खान की हुकूमत गालिबन खुद ही बेवकत हो जाती, लोग उसको वोट न देते। लेकिन अभी तो हालात कुछ और है, ये जो मर्जी कर लें, ये उस अजाब से मेरा ख्याल नहीं बच सकेंगे अगर इंतखाबात मुनसिफाना तौर पे हों। मौजूदा हालात में इंतखाबात मुनसिफाना नहीं होंगे, बिल्कुल वाज़ेह है। और उसके लिए जब तक 5-6 महीने का वक्त ना मिले उस मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी को, किसी भी किस्म का इंतखाब है, हमें इस बात पे भी बहस नहीं करनी चाहिए कि इंतखाबात होंगे नहीं होंगे, बल्कि बार बार ये सवाल उठाना चाहिए कि उन इंतखाबात की सेहत क्या होगी, उनकी इंटेग्रिटी क्या होगी, क्या वो मुनसिफाना हो सकते हैं मौजूदा हालात में? अगर 3 महीने के बाद इलेक्शन हो जाए, बिल्कुल नहीं होंगे। बिल्कुल नहीं हो सकते आपके मुताबिक। अगर इंतखाबात इन हालात में होते हैं तो वो बिल्कुल भी अवाम के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होंगे, चूँकि इस वक्त जो मुल्क के अंदर हिजान की सी कैफियत है। दूसरी जानिब अभी आप बात कर रहे थे कि तहरीक इंसाफ के हवाले से, ज़ाहिर है इलेक्शन प्रोसेस के अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग जमात थी और अभी भी उसका वोट बैंक मौजूद है कहीं ना कहीं, हम सबको पता है, और हम उस पार्टी को एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के तौर पे देखते हैं। लेकिन अभी इस मौजूदा हालात की जहां इम्तियाज़ गुल साहब बात करें, उसमें तहरीक इंसाफ का क्या स्टेटस आप समझते हैं इलेक्शन के अंदर स्पेसिफिकली, अगर मैं बात करूं तो? नहीं, आपने तो फिर वही जो मैंने बात की उसी से मुताल्लिक कोई सवाल है, मैंने तो उसका जवाब दिया कि बुनियादी तौर पे एक पार्टी के हाथ पांव अगर काट दिए जाएं, हाथ पांव बांध दिए जाएं, उनकी क़यादत कोई ज़ेर ज़मीन हो। वो देखे ना, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं, 73 साल की, कैंसर सर्वाइवर, 5 महीने हो गए जेल में हैं, 20-22 दूसरी खवातीन के हमरा, उन्हें पता ही नहीं कि उनके खिलाफ मुकदमा कौन सा चलेगा, कौन सा होगा। वो अपनी बेल, अपनी जमानत के लिए भी दरख्वास्त नहीं दे सकते हैं। तो जब इन हालात, ऐसे हालात हो, तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमें इस नौयत के इंतखाबात की इंटेग्रिटी इंतहाई मशकूक होगी, कोई कबूल नहीं करेगा इसको। लेकिन सवाल यह है कि हम कबूल करें ना करें, उससे फ़र्क क्या पड़ेगा? जब इलेक्शन नताइज जो है तो कहीं और मुरतब होने हैं, अगर वो मुरतब हो जाते हैं तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। और बिल्कुल आप जहन में रखें कि हमने मिस्र में जो हालात हैं वो भी कोई मुख्तलिफ नहीं है पाकिस्तान से, वहाँ पे भी ऐसे ही है। जनरल सीसी ने बगावत करके हुकूमत पे कब्जा किया था, लेकिन आज भी उसको सालाना 1 अरब 1.5 अरब डॉलर अमेरिका इमदाद भी देता है, खामोशी से बैठा हुआ है। वहाँ पे बेशुमार लोग
अपोजिशन के जेलों में हैं, लेकिन मजाल है कि अमेरिका या बड़े ममालिक की तरफ से उफ भी हो जाए तो पाकिस्तान भी शायद कुछ ऐसी हालात का शिकार होने जा रहा है। सही, ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच इम्तियाज़ गुल साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। गुल साहब हमें ज्वाइन करे थे और मौजूदा जी जो सियासी सूरत हाल है, नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के हवाले से बातें हो रही हैं और ऑब्वियसली तैयारियां भी करी है लीगी क़यादत। उनके आने से क्या मुल्क के हालात में बेहतरी आएगी, ये भी एक सवालिया निशान है। और क्या इन हालात में जो इंतखाबात होंगे क्या वो मुनसिफाना और शफाफ तरीके से हो पाएंगे, और उसके बाद आवाम क्या उन इंतखाबात के नताइज को कबूल करेगी या नहीं, ये भी सवाल अपनी जगह मौजूद है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए। प्रोग्राम के आगाज में हमने आपको बताया था कि हम खुराक के आलमी दिन के हवाले से आज बात करेंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज खुराक का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इस साल वर्ल्ड फूड डे 2023 का जो मौजू है वो है पानी जिंदगी है। पानी से खुराक पैदा होती है और पानी के बगैर जिंदगी नामुमकिन है। इस साल इस बात पर जोर दिया जाएगा कि पानी के स्पेसिफिकली हम पाकिस्तान की भी बात करेंगे, लेकिन पानी को अक्लमंदी के साथ इस्तेमाल किया जाए और आलमी सतह के ऊपर ऐसी कैंपेन्स को लॉन्च किया जिससे आलमी इदारा जो खुराक और ज़राअत का पैगाम है वो आम लोगों तक भी पहुंच सके और इस पैगाम को इस पे एग्जीक्यूट भी करके दुनिया में जो पानी की मैनेजमेंट है उसमें अहम किरदार अदा करें। खुराक की बढ़ती हुई जो आलमी तलब है उसको पूरा करने के लिए पैदावार में इजाफा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस मकसद के लिए जदीद ज़राई तरीकों को नाफिज करना, साथ साथ फसलों की पैदावार को बेहतर बनाना, पायदार तरीके से उसको करना, काश्तकारी की टेक्निक्स को फ़रोग देना और ज़राई तहकीक और तरक्की में सरमायाकारी की जो अशद ज़रूरत है। बदकिस्मती से जी पाकिस्तान इस हवाले से कोई खातिर खा इकदाम नहीं उठा पा रहा है। बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं, विटनेस कैंपेन्स होती हैं, कई कमीशन और कमेटियाँ बनाई जाती हैं, फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम भी शुरू होते हैं, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो उस तरह से कहा जाए कि ना होने के बराबर निकलता है। पाकिस्तान में जो इंडस रिवर सिस्टम है वो पानी की फराहमी का एक बहुत बड़ा जरिया भी है। क्लाइमेट चेंज जहां दुनिया भर में एक बहुत बड़ा इशू है, पाकिस्तान का भी एक बहुत बड़ा इशू है। मौसमियाती तब्दीली ने जी पाकिस्तान में जो पानी के शोबे की जोग्राफियाई के बात की जाए, इक्तिसादी बात की जाए, समाजी बात की जाए, माहौलियाती जो वीकनेसेस हैं उनको ही बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज किया है। जो हिंदुकुश कराकरम हिमालय में वाक़ ग्लेशियर्स हैं उनके पिघलने से 70% पानी जो वो हासिल हो रहा है, लेकिन ये ग्लेशियर्स जो पिघल रहे हैं इनकी सालाना शरह 2.3 है जो कि बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। पाकिस्तान में कुदरती वसाइल की बात की जाए तो उसकी मौसर मैनेजमेंट ना होने के बायस हमें तकरीबन 28 खरब रुपए का सालाना नुकसान भी उठाना पड़ता है। बढ़ती हुई आबादी की बात की जाए, ज़राअत की बात की जाए, दीगर घरेलू ज़रूरियात की वजह से पानी की तलब में आपको पता है इजाफा हो रहा है, जिससे पाकिस्तान दिन ब दिन पानी की कमी का शिकार हो रहा है। और सबसे बड़ा इशू पाकिस्तान में डैम ना होना, पानी ज़ख़ीरा करने के लिए डैम ना होने की वजह से जो पानी ज़ाया होता है, समंदर की नज़र हो जाता है, ये भी एक बहुत बड़ा इशू। यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे फ्लॉज हैं जिस पे ओवरकम करने की फौरी तौर पे ज़रूरत है। मसला न सिर्फ पाकिस्तान को बहुत बुरे तरीके से मुतासिर करेगा बल्कि पूरी दुनिया के अंदर इसके हवाले से बहुत एक अलार्मिंग सिचुएशन हो रही है। इसी पे आज हमने सोचा कि बात करेंगे। डॉक्टर परवेज अमीर हमारे साथ मौजूद हैं, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। आज वर्ल्ड फूड डे भी है और इस साल थीम भी वाटर इज लाइफ के हवाले से है। आप क्या कहेंगे इस थीम को लेकर? और ऑब्वियसली पानी की कमी, जहां खुराक की हम बात करते हैं, पानी से ये साइकिल जो कह ले स्टार्ट होता है, इसकी कमी होना और इस हवाले से एक अलार्मिंग सिचुएशन होना, क्या समझते हैं आप इसको? बिल्कुल, मैं आपसे स्टार्ट करता हूँ जिसको कहते हैं पानी की कमी या ये जो मौसमी तब्दीली है इसकी वजह से इसकी डिस्ट्रीब्यूशन काफी सारी चेंज हो रही है। लेकिन जहाँ दूसरे ममालिक है दुनिया के, खा हिंदुस्तान है, खा चाइना है, अमेरिका है, दूसरे ममालिक है ना, ये कम से कम चाइना में मतलब 30,000 से ऊपर डैम है, अमेरिका में 60,000 से ऊपर डैम है। ये हमारे जो नेबर है हिंदुस्तान के पास 5,000 डैम है और आपके पास ले देकर जो है ना 2-3 डैम्स हैं और वो भी जो है ना इनकी हालत अब तशवीशनाक है क्योंकि उनके सारा सेल्टअप हो रहा है। तो पाकिस्तान जब तक पानी को कहीं स्टोर नहीं करता, खा डैम्स में करता है या ब्रांचेस में करता है या अंडरग्राउंड करता है, जहाँ स्टोर नहीं करता, तो अगर आपके साथ पिछले महीने वाली सूरत हाल होगी जैसे कि हिंदुस्तान ने बहुत बड़ी रिलीज की थी, उसको तो पानी की तकरीबन 2 लाख क्यूसेक पानी था जो था ना ये सतलुज के ऊपर आया, वो पानी जो था समुद्र बुर्द होता है वो राया होता है। इसी तरीके से आपके इंडस के ऊपर भी यही हालत है। तो पानी की जो सी
तफसील है, इसकी जो सी अवेलेबिलिटी है, इसकी जो है ना इंश्योर करना कि ये जब जिम्मेदार को इसकी जरूरत है उसको कुछ अवेलेबल हो, उसके लिए कैनाल सिस्टम के पास मुमकिन ही नहीं है कि अनलेस ऊपर डैम्स हो या बराजेज हो जो आपकी कैनाल्स को फीड करें, तो पानी की किल्लत तो इसी तरह से रहेगी। अगर पानी की किल्लत होगी इस हिसाब से जो है ना उसको तो फूड इनसिक्योरिटी पाकिस्तान में और बढ़ेगी। बिल्कुल इनसिक्योरिटी बढ़ेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे हमें अफसोस है सिग्नल्स ना होने की वजह से आप इतने खूबसूरत व्यू के आगे बैठे हुए थे, अब अनफॉर्चुनेटली अब हमें ऑडियो के ऊपर आपसे बात करनी पड़ी है। लेकिन जिस तरह से आपने खुद भी कहा कि पाकिस्तान के अंदर डैम्स ना होने के बराबर है, और ये जो क्लाइमेट चेंज है इसके बाद ग्लेशियर्स का पिघलना हो और साथ साथ पानी जखीरा ना होने की वजह से ऑब्वियसली पानी का ज़िया होता है, और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पानी की कमी के हवाले से आलमी इदारे खबरदार कर रहे हैं कि अगर इसी रफ्तार से ग्लेशियर्स पिघलते रहे तो मसला जो क्लाइमेट चेंज का है वो मजीद संगीन होगा और हो भी चुका है काफ़ी हद तक। अब जो इक़दामात के हवाले से, प्रिवेंशन के हवाले से अगर हम बात करें तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें फौरी तौर पे इनिशिएट करने की ज़रूरत है, चाहे वो दुनिया भर की बात करें, अगर हम पाकिस्तान की भी बात करें, जिससे इस मसले के हल का आगाज़ तो हो कहीं से? देखिए, सबसे पहले तो जो है ना आपके पास जौन सा भी अवेलेबल वाटर है आप उसकी सेविंग की तरफ तवज्जो करें। दूसरी चीज़ है जो एसेंशियल डैम्स हैं, देखिए हम बादशाह पर गुना रहे हैं, मुंडा पर डैम्स होते हैं ना, ये लॉन्ग टर्म डैम्स हैं जिन्होंने 14-14, 18-18 साल देने हैं, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं। हमारे पास जो है ना अटक के नीचे जो सा मेन प्रोजेक्ट अवेलेबल था वो कालाबाग का था, आप उसको अपना लेते तो 5 साल के अंदर आपकी जो सी ना तकरीबन 8 से 10,000 मिलियन एकड़ फीट पानी आप जो है ना उसको स्टोर कर लेते। आपकी जो प्रॉब्लम्स ना कभी पाकिस्तान में फ्लड आता है, पाकिस्तान की जो बड़ी जरूरियात वो भी पूरी हो जाती है, और जो इसकी जो तरतीब है चारों प्रोविंसेस में मुनसिपाना जो है ना अपना 1991 के अकॉर्ड के तहत लोगों को पानी मिलना शुरू हो जाता है। वो हमने उसको सियासत के नजर कर दिया हुआ है। एक वो डैम सिर्फ नहीं है, यहाँ जो भी पानी में जिसका जिक्र कर रहा था जो ज़ाहिर है, इनको आप डिवर्ट करें, जो आपके डेजर्ट हैं उनकी तरफ आप डिवर्ट करें, चोलिस्तान में करें, थरपारकर में करें, ये पानी को जो है ना इसको ज़रायत के अंदर आप लेकर आए, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, हम जो है ना उस हिसाब से जो है ना हम ज़रायत की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी ज्यादा हाई है, फ्यूल की कॉस्ट आप देख लें, फर्टिलाइजर की देख लें, ये सारी चीजें जब मिलती हैं, लेकिन इनका मेन अवामल जो होता है ना वो पानी है। पानी के बगैर तो जिंदगी जो है नामुमकिन है। नामुमकिन है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने ज़राअत की बात की और आप चूंकि एग्रीकल्चर के हवाले से बहुत बेहतरीन आपकी तमाम तक काम है, हम जरूर चाहेंगे ये जो ओल्ड स्कूल तरीके हैं, जिस तरह से आप खुद भी मेंशन करें, पुराने तरीकों से हम ज़राअत को लेकर अभी तक चल रहे हैं, जदीद तरीकों से दूर है, हमारे किसान उससे मुताल्लिक इतना ज़्यादा उनको अवेयरनेस नहीं है या वो इतने फेमिलियर नहीं है, और फिर दूसरी जानिब बारिशें आती हैं, हर साल सैलाब आते हैं, उससे बहुत बड़ा एक हिस्सा है हमारी फसलों का वो तबाह हो जाता है। इस हवाले से भी अगर आप हमें थोड़ा गाइड कर सकें कि कितना बड़ा ये फूड सिक्योरिटी का इशू हो सकता है आइंदा आने वाले सालों में, अगर इसी तरह से फसलें तबाह होती रही और ये ओल्ड स्कूल मेथड्स के साथ हम करते रहे ज़राअत को लेके। लेकिन ये तबाह होएगा नहीं, ये तबाह हो रहा है। एग्रीकल्चर है ये स्टैंड स्टिल के ऊपर पाकिस्तान की आई हुई है। उसकी मेन बुनियादी 4-5 वजूहत आती हैं। पहली जो सी उसकी वजह है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी हाई है कि जमींदार जो है ना वो बर्दाश्त से उसकी बाहर हुआ है। खासतौर पर जो फ्यूल की, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है ना ये इंतहाई ज्यादा है। उसको फर्टिलाइजर की कॉस्ट है, पेस्टिसाइड की कॉस्ट है, सीड की कॉस्ट है। पहली चीज तो कॉस्ट फैक्टर है। दूसरी चीज ये कह देना कि जिम्मेदार जो है ना वो जदीद तरीकों से वाकफ नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप इसको कॉम्पिटेटिव वो दें, उसको कहते हैं जो सी एनवायरमेंट दें, इसको वो मार्केट दें, तो हमारा जिम्मेदार दुनिया की किसी जिम्मेदार से भी मुकाबला करता है। तीसरी चीज जो इसमें जरूरी है वो ये कि जदीद जो टेक्नोलॉजी उसको लेकर आए। देखिए पूरी दुनिया में वाटर कंजर्वेशन के ऊपर ये स्प्रिंकलर इरीगेशन है, ड्रिप इरीगेशन है, या उसको कहते हैं सेंट्रल पिवट इरीगेशन है, ये बड़े प्रोजेक्ट हैं। अब गवर्नमेंट ने शुरू किया है, आर्मी भी जो उसमें इन्वॉल्व हो रही है। ये बहुत सारी जमीनें जो है ये सब इसको दूसरे लोगों को बाहर दी जा रही है कि हम इनको जदीद तरीके से कराएंगे। तो पिकअप बहुत जल्दी हम करते हैं। जमींदार हमारा इतना कमजोर नहीं है, लेकिन उसको वो मार्केट दें, उसको वो इंसेंटिव दें, तो पाकिस्तान ज़रूरी मुल्क है। पाकिस्तान उसको कहते हैं बहुत बेहतर तरीके से टैकल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर परवेज अमीर हमारे साथ मौजूद थे। वर्ल्ड फूड डे के हवाले से आज हम बात कर रहे थे, और ज़राअत के अंदर हम जिस तरह से एक्सेल कर सकते हैं, पाकिस्तान चूंकि एक ज़राई मुल्क है, हम इसको बहुत बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हम देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम
बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी हिस्सा। आज हमने सारे टॉपिक्स को कवर किया है, चाहे वो सियासत हो, इंटरनेशनल अफेयर्स हो, लेकिन एक चीज़ हम आपकी हेल्थ रिलेटेड ज़रूर अपने शो में शामिल करने की कोशिश करते हैं, वो आपकी हेल्थ एंड फिटनेस है। उसके लिए आज हमें मोहम्मद फैसल ज्वाइन कर रहे हैं, फिटनेस एक्सपर्ट है। थैंक यू वेरी मच फैसल, कैसे हैं आप? थैंक यू, मैं बिल्कुल ठीक। और आज क्योंकि मंडे जो इंटरनेशनल चेस्ट डे होता है, तो आज हम जो टारगेट मसल हमारा होगा वो भी चेस्ट ही होगा। जबरदस्त, तो हम इसको क्विकली कवर करते हैं। सबसे पहले हम पुशअप करेंगे, जो स्टैंडर्ड पुशअप्स होते हैं। आप इसके 4 सेट करें 12 रेपिटेशन के साथ, उसके बाद 20 सेकंड आप ब्रेक कर सकते हैं। तो हम आपको क्विकली करके दिखा देते हैं। नंबर 2 मूव हम करेंगे डंबल पेयर की मदद से। ठीक है। अच्छा, ये हमने कितने सेट्स करने हैं? ये 4 सेटअप करेंगे, क्योंकि वेट आपके पास एक ही जैसा होगा डंबल का। तो आप जितना स्लो रेंज ऑफ मोशन इसका रहेगा उतना ज्यादा, यानी आपने टाइम देना है इसको। जी एग्जैक्टली। ओके। अगर आप इसकी थोड़ी इंटेंसिटी बढ़ाना चाहें तो एक आप डबल होल्ड भी कर सकते हैं। ये ठीक हो गया। इस तरह से मूव नंबर 3 हम करेंगे इसी डंबल से। ठीक है। और ये लोग अपने कन्वीनियंट के मुताबिक वेट लिफ्ट एग्जैक्टली अगर अवेलेबल है, अगर कोई आपके पास ज्यादा डंबल पेयर मौजूद है डिफरेंट वेट्स के, तो फिर तो आप वेट को बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, ठीक है। मूव नंबर 4। और ये आपकी ओवरऑल अपर बॉडी की स्ट्रेंथ के लिए। ये चेस्ट, हमारा जो टारगेट मसल है वो सिर्फ चेस्ट है आज। ओके ओके। ठीक हो गया। आप इसको डिक्लाइन करने के लिए अपनी लोअर बॉडी को लिफ्ट करें और ये आपका डिक्लाइन भी बन जाएगा। ओके। इसमें बॉडी पोस्चर तो फैसल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तभी तो इसका एंगल परफेक्ट बनेगा। ओके ओके। लास्ट पर अभी हम करेंगे इसकी मूव। ठीक है। अब यू डंबल इसको पकड़ लेंगे और ये बिल्कुल स्ट्रेच करेंगे पीछे। ठीक है। और यू और चेस्ट के ऊपर वापस आप होल्ड करेंगे इसको। ओके डन। ये लास्ट मूवमेंट है हमारी। इसके बाद एक और मूवमेंट होगी। अच्छा, क्विकली कर दें फैसल, हमारे पास टाइम कम है, हमें क्लोजिंग करनी है। ओके जी। लास्ट मूवमेंट आप डंबल को होल्ड करें, जितना स्लो नीचे आएंगे उतना आपका टारगेट